चलिए हम लोग मटेरियल टेस्टिंग एवोल्यूशन आप लोग का जो एग्जाम होने वाला है उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एक बार देख लीजिएगा आप। ठीक है, 2022 के पहले वाला तो आप लोगों ने भेजा नहीं, तो उसका नहीं है, शायद मिल भी नहीं रहा है, अवेलेबल भी नहीं है। ठीक है, तो जो है उसी से हम लोग 2022 का आपका ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है, उसका सोल्यूशन जो है पीडीएफ जो है। इसके बाद हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था आपको। उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो आपको मैराथन में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप वहाँ मैराथन से देख लेते हैं तो यहाँ पे टाइम की बचत होगा, क्योंकि आपका अगला एग्जाम मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसका भी PYQ करवाना है। ठीक है, तो इसलिए जो टॉपिक यहाँ पे मैराथन में है उस टॉपिक को यहाँ करके टाइम वेस्ट क्यों करना। ठीक है, मैराथन देख लीजिएगा तो ये तो आपका टॉपिक कवर होगा ही होगा, और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगा जो हो सके, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं दिया गया है लेकिन एग्जाम में पूछ दे। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, 1-1.5 घंटा का होगा लगभग आपका मैराथन। मटेरियल टेस्टिंग का में जाइएगा प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे सबसे पहले ही आपको मैराथन मिलेगा, तो उस मैराथन को आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको इसमें देखिए जो जो टॉपिक कवर किया गया है तो यहाँ पे नोट कर दिए हैं कि मैराथन में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो इसलिए आपको वहाँ से देखना। और जो टॉपिक का कवर नहीं है वहाँ पे हम यहाँ सोल्यूशन भी लाए हैं, उसको डिस्कस भी करेंगे। साथ में एक न्यूमेरिकल है, जिस न्यूमेरिकल पे को हम सबसे पहले करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम न्यूमेरिकल ही करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे थ्योरी पे। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल कभी नहीं करवाए तो आज करवा देते इसको, और वो भी डिटेल से करवा रहे हैं। ठीक है, आपको समझने, ऐसा नहीं कि एक बार सीख, इतना आसान है नहीं, एक बार सीख जाइएगा तो आपको लगेगा कि ये तो क्वेश्चन आता तो हम फालतू में छूट जाता हमसे एक क्वेश्चन। एक सेकेंड प्लीज वेट। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि फाइंड फाइनेस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। आपको क्या बोल रहा है ना बाबू, क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार फिर से। फाइंड एफएम ऑफ एग्रीगेट ऑफ सीए एंड एफए, जहाँ पे एफएम मीन्स हो गया फाइनेस मॉडुलस, सीए मीन्स हो गया कोर्स एग्रीगेट, एफएम मतलब हो गया फाइन एग्रीगेट। अब कोर्स एग्रीगेट तो सबको पता होगा, फाइन एग्रीगेट सबको पता होगा। नहीं पता होगा तो एक लाइन में बोल देते हैं, गिट्टी देखे हैं, गिट्टी घर बनता होगा तो गिट्टी आता होगा, उसको हम लोग बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट। बालू देखे हैं, बालू, उसको बोलते हैं फाइन एग्रीगेट। क्लियर यहाँ से? चलिए अब आते हैं सीब साइज। सीब क्या है? छलनी देखें, छलनी देखें, आप लोग घर पे देखे होंगे, लाइव में नहीं देखे होंगे तो घर पे तो जरूर देखे होंगे। आटा चालने वाला जो रहता है उसको चलनी या छलनी बोलते हैं। ठीक है, चलनी कुछ इस प्रकार से बना रहता है जिसमें नीचे में बेस में उसके बहुत सारे होल होते हैं, छोटे छोटे फाइन फाइन होल होते हैं। ठीक है, उसके थ्रू क्या होता है, कोई भी मटेरियल हम डालते हैं तो उसके थ्रू नीचे गिरता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी सॉइल डाले, एग्रीगेट डाले, कुछ भी डाले तो नीचे जो आ गया, नीचे गिर गया छलनी से छल कर, उसको हम लोग बोलते हैं कि पास कर गया। ठीक है, इसको जो बच गया है इसको हम लोग बोलते हैं रिटेन कर गया। इसको क्या बोलते हैं? रिटेन कर गया। ठीक है, तो चलनी का साइज अलग अलग साइज होता है, 40 mm का, 20 mm का, 90 माइक्रोन का, 360 माइक्रोन का, अलग अलग साइज होता है। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बस आप कंटिन्यू देखते रहिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बहुत लोग न्यूमेरिकल वाला में डाउट पूछते हैं, बोलते हैं यहाँ पे तो बताए हुए हैं वीडियो में, तो सर स्किप कर दिए, तो स्किप कर दिए तो कैसे समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे रिटेन हो गया। ठीक है, अब समझिएगा, शुरू से समझते जाइएगा। तो इसमें पूछ रहा है ना कि फाइनेस मॉडुलस कितना होगा अगर हम 40 mm साइज से करें, तो कोर्स एग्रीगेट का फाइनेस मॉडुलस कितना होगा और फाइन एग्रीगेट का फाइनेस मॉडुलस कितना होगा। तो इसको निकालने के हम इसके बैकग्राउंड से लेके चलते हैं। ठीक है, मतलब कहाँ से आया, कैसे आया, कितना साइज होता है, कितना क्राइटेरिया होता है। खाली क्वेश्चन नहीं है, हम टोटल चीज करवा रहे हैं। समझिए क्लास हो रहा है इसके लिए। ठीक है, ये टोटल चीज करवाएंगे। यहाँ पे नाम भी लिख दिए, एफएम मतलब हो गया फाइनेंस मॉडुलस, ये मतलब होगा कोर्स एग्रीगेट, एफएम मतलब हो गया फाइन एग्रीगेट। क्योंकि किन्हीं को नाम तक अभी नहीं सुने होंगे। ठीक है, इसमें बहुत लोग होंगे जो नाम नहीं सुने होंगे। देखिए यहाँ पे, अब आइए सबसे पहले क्या करते हैं ना, हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, पहले हम उसके बैकग्राउंड से चल रहे हैं, मतलब उस कहाँ से आया ना, उसका बेस कहाँ से है वहां से उठा रहे हैं। ठीक है, तो अब बारी बारी से टर्म देखते चलिएगा। जिस टाइम से क्वेश्चन स्टार्ट होगा उस टाइम से बोलेंगे अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। सारा कुछ सिखाने के बाद, ज्यादा है नहीं, 2-4 पेज का है, आप जैसा कि पीडीएफ में देखे भी होंगे।
तो चलिए सबसे पहले हम सीब के बारे में पढ़ते हैं कि सीब कितने टाइप का होता है। कोर्स एग्रीगेट के लिए अलग सीब होता है, क्योंकि देखिए आप घर में आटा चालते होंगे उसके लिए अलग चल नहीं रहता होगा, चावल चालते होंगे तो उसके लिए अलग चल नहीं रहता है। आप नहीं करते होंगे लेकिन आप ऐसा देखते होंगे घर पे, ठीक है, कि अलग अलग सीब होता है। तो उसी तरह से कोर्स एग्रीगेट के लिए अलग सीब का यूज होगा और फाइन एग्रीगेट के लिए अलग सीब यूज होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात क्वेश्चन आपका ऐसा भी क्वेश्चन भी करके पूछ सकता है आपको कि डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ सीब, कितने टाइप के सीब होते हैं उसको डिस्कस कीजिए, ठीक है। यूज फॉर ग्रेडेशन सीब एनालिसिस ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। तो कोर्स एग्रीगेट में हम कौन कौन से सीब यूज करते हैं तो उसकी बात यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। 40 mm का हो तो 80 mm का 40 mm का यूज करते हैं, 20 mm का यूज करते हैं, 10 mm का यूज करते हैं, 4.75 mm का यूज करते हैं, ठीक है। कोर्स एग्रीगेट में कितने टाइप का सीब यूज करते हैं तो 80 mm का, 40 mm का, 20 mm का, 10 mm का, 4.75 mm का। अगर एग्रीगेट 20 mm का हो तो 40 mm का सीब यूज करते हैं, 20 mm का, 10 mm का, 4.5 mm का। और भी होते हैं, ऐसा नहीं कि इतना ही, और भी होते हैं। आपको कुछ याद कर लेना है, वहां जाके लिख देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ 40, 20, 10, 4.5 ही याद करना है, 4.75 है। आपको इसमें कुछ पॉइंट याद कर लेना है सीब वाला में, ऐसे खुद से लिखने कहेगा, ऐसा नहीं बोलेगा कि कोर्स एग्रीगेट के 20 mm वाला लिखो। अगर वैसे भी पूछ देगा, इसीलिए तो हम टेबल बना दिए ताकि आप ये इसको एक बार ध्यान में कर ले, ठीक है। तो इस एक क्वेश्चन पूछने का कम ही चांस है, लेकिन इसका यूज होगा आगे, इसलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। फाइन एग्रीगेट में कौन कौन सा सीब यूज करते हैं, 4.75 mm का यूज करते हैं, 2.36 mm का यूज करते हैं, 1.18 mm का यूज करते हैं, 600 माइक्रोन का यूज करते हैं, 300 माइक्रोन का यूज करते हैं, 150 माइक्रोन का यूज करते हैं। ये सब सीब नंबर हो गया, ठीक है। सीब नंबर मतलब चलनी का साइज कितना, साइज उसको हाइट और विड्थ से नहीं करते, उसमें कितना फाइन होल है उस पे डिपेंड करता है सीब का साइज, है ना। क्लियर हो रहा है। तो यहां तक अभी हम लोग एक ही चीज अभी क्लियर किए कि सीब साइज क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट के लिए कौन कौन सा सीब होता है और फाइन एग्रीगेट के लिए कौन कौन सा सीब होता है। तो 2 को सीब नंबर आप याद कर लिए, क्लियर है। आगे बढ़िए। अब आते हैं फाइननेस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट, जिसको हम एफएम से यहाँ डिनोट कर रहे हैं। इसका पर्पस क्यों है, क्यों हम फाइननेस मॉडुलस निकालते हैं। तो फाइननेस मॉडुलस निकालने का पहला रीजन है कि इसका वर्केबिलिटी जो है सीमेंट के साथ, जैसे आप मान लीजिए कि इसका इस तरह से अगर रहेगा, फाइननेस मॉडुलस नहीं रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वॉइड्स हो जाएंगे। तो वॉइड्स को गैप को फिल करने के लिए सीमेंट ज्यादा जरूरत पड़ेगा, सीमेंट क्या होगा, ज्यादा जरूरत पड़ेगा। अगर फाइननेस मॉडुलस है, अगर जो ये एग्रीगेट है वो कम दूरी पे है तो सीमेंट क्या होगा, कम यूज होगा, ठीक है। तो बेटर काम करने भी वर्केबिलिटी क्या होता है, काम करने में कितना आसानी हो रहा है, ठीक है, काम करने में कितना आसानी हो रहा है। तो बेटर वर्केबिलिटी विद द लेस सीमेंट, ठीक है, कम सीमेंट में कितने अच्छे से आप उसको वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पर्पस, पहला पॉइंट हो गया किसके लिए, फाइननेस मॉडुलस के लिए। डेंस कंक्रीट होगा, डेंस कंक्रीट का मतलब जब वॉइड्स कम होगा तो कंक्रीट क्या होगा, डेंस ही होगा। और जब डेंस उसका अच्छा रहेगा तो बेटर स्ट्रेंथ देगा, स्ट्रेंथ भी क्या देगा, अच्छा देगा। लॉन्ग लाइफ स्ट्रक्चर होगा, मतलब ज्यादा दिन स्ट्रक्चर चलेगा, ठीक है। तो बात समझ रहे हैं कि फाइननेस मॉडुलस निकालना हम लोग को क्यों जरूरी है। तो पहला तो हम लोग का क्या हो, काम उसमें काम करने में आसानी हो और कम सीमेंट का खपत हो, डेंस कंक्रीट हो, ठीक है, मतलब वहां पे जो वॉइड्स है वो बहुत ही कम हो, वॉइड्स कम होगा तो डेंसनेस होगा, बढ़ेगा। उसके बाद जब डेंसनेस होगा कंक्रीट तो बेटर स्ट्रेंथ देगा, ठीक है, बेटर स्ट्रेंथ देगा तो मतलब क्या होगा, स्ट्रक्चर ज्यादा दिन चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया पर्पस आपका हो गया। अब एग्रीगेट हम जो अप्रूव करता है फाइननेस मॉडुलस का, वो कितना वैल्यू होना चाहिए। जैसा कि एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको कि मान लीजिए कि बोलेगा ना कि फाइननेस मॉडुलस 2.2 से 3.2 है, ठीक है। तो बताइए कि इस किस एग्रीगेट के लिए, फाइन एग्रीगेट के लिए है कि कोर्स एग्रीगेट के लिए है, ठीक है। या दूसरा तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक सेकंड फिर से सुनिएगा नहीं तो कंफ्यूज कर जाइएगा, बारी बारी से सुनिएगा। आपको यहाँ पे अलग अलग पॉइंट करके ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन रह सकते हैं। वैसे तो यहाँ सिर्फ न्यूमेरिकल पूछा है, अगर 2022 वाला हम देखें, वही तो बोल रहे थे रात में कि अगर पहले वाला भेजते तब न देखते कि और इस तरह इससे किस तरह से क्वेश्चन बना रहा है, लेकिन वो तो क्वेश्चन अवेलेबल है नहीं शायद, ठीक है, इसलिए कोई नहीं भेज रहा है।
तो पहला पॉइंट क्या पूछ सकता है ना कि फाइन सैंड के लिए फाइनेस मॉडुलस का कितना रेंज होना चाहिए, कितना रेंज होना चाहिए। तो फाइन सैंड हो उसका फाइनेस मॉडुलस कितना हो, तो लिखेंगे 2.2 से 2.6 हो, ठीक है। ऐसा पहला क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि फाइन एग्रीगेट के लिए कितना रेंज होना चाहिए, ठीक है, कितना रेंज होना चाहिए। कोर्स एग्रीगेट के लिए फाइनेस मॉडुलस का कितना रेंज होना चाहिए, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। या तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि एक न्यूमेरिकल दे देगा, जैसा कि अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसका फाइनेस मॉडुलस निकालना है। अब फाइनेस मॉडुलस निकाल के बाद बताना है कि कौन सा एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट है कि कोर्स एग्रीगेट है। फाइन एग्रीगेट में भी 3 तरह का होता है, फाइन मीडियम और कोर्स होता है, तो तीनों में कौन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसा पूछेगा। तो क्वेश्चन कैसा पूछेगा, या तो फाइनेस मॉडुलस का रेंज दे दे, बोलेगा कौन सा एग्रीगेट है। दूसरा क्वेश्चन बोलेगा कि एक न्यूमेरिकल दे देगा, जैसा कि आपका क्वेश्चन में है, और उसमें जो आया है फाइनेस मॉडुलस, उसके बिहाफ पे बताइए कि कौन सा एग्रीगेट है। तो चलिए पहले तो ये सीख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एग्रीगेट 2 तरह के हैं, 3 तरह के, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और एक होता है मिक्स एग्रीगेट, ठीक है। अगर फाइन एग्रीगेट है तो फाइन एग्रीगेट का रेंज कितना होता है, पढ़े होंगे 0.75 से 4.75, जिसमें 3 टाइप का आ जाता है, फाइन सैंड आ जाता है, मीडियम सैंड आ जाता है, और क्या आ जाता है, कोर्स सैंड आ जाता है। तो 0.75 टू 4.75 ए साइज हुआ किसका, सैंड का साइज हुआ, बालू जिसको बोलते हैं ना, बालू का साइज हुआ इतना 0.75 से 4.75। अगर उसका फाइनेस मॉडुलस 2.2 से 3.2 के बीच में रहा तब हम एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। या इसके बीच रहा रेंज तो बोलेंगे वो कौन सा एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट है। 2 तरह से इसमें हो सकता है। फाइन एग्रीगेट दिया हुआ है तो आपको रेंज कितना एक्सेप्ट करना है, अगर 2.2 से 3.2 के बीच में आया तब हम इसे एक्सेप्ट करेंगे इस वैल्यू को, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा बात कि कहीं क्वेश्चन दे देगा कि इतना इसका रेशियो है, तो बताइए कौन सा एग्रीगेट है, मतलब 2.2 से 3. तो बोलेंगे फाइन एग्रीगेट है। अब 2.2 से 3.2 में भी डिवाइड कर दिया गया है। अगर फाइन सैंड हो तो 2.2 से 2.6 रहेगा, मीडियम सैंड है तो 2.6 से 2.9 रहेगा, और कोर्स सैंड है तो 2.9 से 3.2 रहेगा। यानी इसका रेंज कहाँ से कहाँ हो गया, 2.2 से 3.2, जो कि पहला यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर। चलिए कोर्स एग्रीगेट की बात करें तो अगर 10 mm का है एग्रीगेट तो उसका फाइनेस मॉडुलस मिनिमम 3 होना चाहिए, मैक्सिमम 3.5 होना चाहिए। 20 mm का है तो 6 होना चाहिए, मिनिमम 6.9 मैक्सिमम। 40 mm का है तो 6.9 होना चाहिए मिनिमम, और 7.5 होना चाहिए मैक्सिमम। 75 mm का है तो 7.5 होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 8.0 होना चाहिए। अगर मिक्स एग्रीगेट की बात करें तो उसका भी वैल्यू 20 mm 25 32 40 75 हो तो 4.58 से 5.1, उसी तरह से रेंज आपको तो पढ़ने आता ही है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं अब क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं कि कैसे फाइनेस मॉडुलस हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए, अब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। पहले तो हम ये बताएं, अभी पीछे बताएं कि सिव का कौन कौन सा साइज होता है, कितना में हम एक्सेप्ट करेंगे फाइनेस मॉडुलस को, कौन से एग्रीगेट के लिए कितना फाइनेस मॉडुलस होना चाहिए, उसके लिए अभी यहाँ पे बताएं पीछे। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब फिर से क्वेश्चन का प्रोसीजर सुनिएगा। क्वेश्चन के प्रोसीजर के लिए सबसे पहले एफएम का बात यहाँ पे हो रहा है, जो हमको निकालना है। तो उसका वैल्यू जो होता है कुमुलेटिव वेट रिटेन बटा 100। अब ये कुमुलेटिव वेट रिटेन कैसे निकलेगा, परसेंटेज यहाँ पे, सॉरी परसेंटेज कुमुलेटिव वेट रिटेन कैसे निकलेगा। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ते होंगे आप, थोड़ा सा पीछे से बताते हैं। जब फ्रीक्वेंसी पढ़ते थे 5 2 8 3 रहता था, तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे। तब 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, जोड़ते जाते थे ना, 8 7 15 हो गया, 15 3 18 हो गया। इसी को कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते थे। पीछे अगर प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया रहता था, तो कुछ फ्रीक्वेंसी मिक्स वैल्यू होता था 5 2 8, ना तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता था ना असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन कुमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी होता था या तो असेंडिंग ऑर्डर होता था या डिसेंडिंग ऑर्डर होता था। तो उसके कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए क्या करते थे, 5 को पहले 5 लिख दिए,
फिर तिरछा तिरछी जोड़ते जाइए, 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18, इस तरह से। तो यहाँ भी उसी तरह से कुमुलेटिव बनाएंगे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन देखे होंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन में 10 kg की बात किया है, ठीक है। यहाँ कितना लेना है, 1 kg लेना है, 10 kg लेना है। यहाँ पे जो आप देखिएगा, दो चीज पहले डिस्कस कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिख पाए थे। तो 10 kg लेना है, यहाँ पे कितना लेना है, 1 kg लेना है। और ये जो इसको kg में ही रिटेन हो रहा है, एक kg में ही रिटेन हो रहा है, किस में हो रहा है, ग्राम में हो रहा है। तो इसलिए 1 kg को क्या बना दिए, 1000 ग्राम बना दिए। 1 kg को क्या बना दिए, 1000 ग्राम बना दिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन, बारी बारी से समझते जाइएगा, बहुत ही बेसिक से ले चलेंगे, ठीक है। एक ही क्वेश्चन करवाएंगे, बाकी आप जहां से देखिएगा मॉडल पेपर में आपके कॉलेज से होगा, ये सब का प्रैक्टिस करके देखिएगा, ठीक है। चलिए अब सीव साइज, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। सीव साइज दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, 40 mm का है सीव साइज, 20 mm का है, 10 mm का है, 4.75 का है, 2.36 का है, 1.180 का है, 0.66 का है, 0.300 का है, 0.150 का है, mm का, सब mm में है। इतना साइज ऑफ सीव दिला है। उसमें जो वेट रिटेन किया है 10 kg, हम उससे चाल रहे थे 40, देखिए ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, 40 mm का चलनी लाए हम, ठीक है। 40 mm का, सबसे पहले 40 mm है, 40 mm के चलनी लाए, और 40 mm के चलनी में 10 kg हम कोर्स एग्रीगेट डाल देते हैं, Ca कोर्स एग्रीगेट, Fa फाइन एग्रीगेट, यानी गिट्टी डाल के, गिट्टी डाल के चालते हैं ना, तो कुछ नहीं बचता है ऊपर, सब नीचे गिर जाता है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। क्वेश्चन ही खुद दिल रहेगा, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा आपको, ठीक है, देखे होंगे दिया हुआ था। ये दोनों आपको निकालना है, ये दोनों आपको निकालना है। तो पहले तो इसको समझ लेते हैं। तो ये 0 0 हो गया। 20 mm वाला से जब हम चालते हैं, उतना ही 10 kg को, 10 kg को हम 20 mm वाला से चालते हैं, तो कितना बचता है, 0.25 kg बच जाता है। 0.25 kg मतलब कितना, 250 ग्राम लगभग ना, तो 250 ग्राम, ठीक है, 250 ग्राम बच गया। अगर 10 mm से चालते हैं तब 4 kg, यानी 4 kg 150 ग्राम बचता है, यानी 4.10 बचता है, kg में सब बच रहा है। अगर 4.75 से, ये क्वेश्चन दे रहेगा आपको, ठीक है, 0.59, 2.36 से चालते हैं तो 0.01, उसी तरह से सबका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। इतना रिटेन होता है, इतना बचता है, ये दिया हुआ वैल्यू आपको दिया हुआ है। अब आइए तो कुमुलेटिव कैसे निकालते हैं, 0 है, 0.0 है, कुमुलेटिव कैसे निकालते हैं, पहले तो जो रहता है उसी को लिख देते हैं, फिर तिरछा तिरछी जोड़ते जाते हैं। तो 0 में 0.25 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0.25 होगा। 0.25 में 4.15 जोड़ेंगे तो 4.4 होगा। 4.4 में 0.59 जोड़ेंगे तो 4.99 होगा। 4.99 में 0.01 जोड़ेंगे तो 5 होगा। अब फिर तो खाली 0 0 है, तो सबको 5 में 0 5, 5 में 0 5, 5 में 0 5, ये हो गया कुमुलेटिव वेट रिटेन। कुमुलेटिव वेट रिटेन आपको कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन में दे रहेगा वैल्यू रिटेन वाला, उसको जोड़ते चल जाना है। जोड़ते चल गए, सभी को क्लियर। 0.25 को जोड़ दिए, इस तरह से जोड़ते हैं। अब परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं भाई, तो इसके लिए सीखिएगा। केजी में है ना, 10 kg है, कितना ये वैल्यू है, 0.25 है। रुक जाइए 1 सेकेंड, इसको पहले मिटा के यहाँ पे लिखते हैं, 1 सेकेंड। अरे देखिए यहाँ पे कितना है, 0.25 है, 0.25, तो 0.25 बटा 10, जितना केजी दिया रहेगा बटा 10 गुना 100, तो 10 से 10 हो गया, 0.25 गुने 10 तो कितना आएगा, 2.5। क्लियर हुआ। कुमुलेटिव वाला में क्या परसेंटेज निकालना है, तो जितना कुमुलेटिव है बटा टोटल वेट गुना 100, ठीक है। 4.4 वाला में क्या हो जाएगा, 4.4 वाला में क्या हो जाएगा, 4.4 बटा 10 गुना 100, ठीक है, यानी कितना हो गया, 44.0, ठीक है। फिर 4.99 वाला क्या हो जाएगा, उसी तरह से 4.99 बटा 10 गुने 100, तो कितना हो जाएगा, 49.59, ठीक है। उसी तरह से 5 वाला क्या करेंगे, तब 5 बटा 10 गुने कितना, 100, तो एगो 0 से एगो 0 कट गया, 50। उसी तरह से 5 वाला का 50 50 50 50, नीचे तो सेम ही था, ये भी निकल गया कुमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन। अब जितना निकला है उसको सबको समेशन कर दीजिए, सबको क्या कर दीजिए, समेशन कर दीजिए, तो आ गया 346.4। उसी को 100 से भागा दे दीजिए, निकल जाएगा फाइनेंस मॉडुलस, बन गया, कोर्स एग्रीगेट का बन गया, हो गया, खत्म। आया समझ में, कितना आसान था। अब आइए फाइन एग्रीगेट के लिए चलते हैं। फाइन एग्रीगेट में चलते हैं,
तो इसका क्या है फाइन एकदम सेम तरीके से बनेगा। तो कुमुलेटिव इसका कोई भी साइज का नहीं दिया हुआ था, कोई भी साइज का नहीं है, कोई भी साइज का नहीं है, ये दोनों खाली है। ठीक है, 0 अगर साइज का लेते हैं तो 0 रिटेन होता है, 25 mm का लेते हैं तो 25। सब इसमें क्या है ग्राम में है। ठीक है, ये ग्राम में, उधर केजी में था, इधर ग्राम में है। 40 mm का लेते हैं तो कितना होता है 65 ग्राम बचता है। 135 में 200 ग्राम, 165 में 365 ग्राम, 495 का लेते हैं तो 860, 140 का लेते हैं तो 1000। ठीक है, इतना दिया हुआ था वैल्यू, ये बुके दिल था। अब आपको क्या निकालना है कुमुलेटिव ना। एक सेकेंड कहाँ गया पे, ये साइज नहीं बाबू, ये वेट रिटेन दिल था, साइज तो इधर दिल है। एक सेकेंड देखिए हमें वही साइज है, इसी साइज को 40 mm वाला में क्या बचता है वेट रिटेन 0 है, कुमुलेटिव ये वाला था। ठीक है, ये वेट रिटेन वाला है। ठीक है, तो 40 mm मतलब इसको अलग करके भी बना सकते थे, हम एक ही में बना दिए तो इसलिए कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे, वो ध्यान नहीं दिए। ये सिब नंबर को अलग भी कर सकते हैं, जैसे सिब नंबर इस एगो टेबल में दिल है तो सिब नंबर इसका भी बना दीजिएगा। हम दोनों के यही सिब नंबर से यहाँ पे वेट रिटेन लिख दिए, तो एग्जाम में आप अलग भी बना सकते हैं या एक ही में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पे 40 mm से कितना वेट रिटेन होता है, कुछ भी नहीं, उसका मेंशन ही नहीं है। 20 mm से कुछ भी नहीं, 10 mm से 0, 4.75 से 25 mm वेट रिटेन होता है, 2.36 से 40 mm वेट रिटेन होता है, 1.18 से 135 होता है, 0.6 से कितना है 165 है, 0.3 से 495 है और 0.15 से 140 है। ठीक है, ये वेट रिटेन हुआ। कुमुलेटिव कैसे निकालते हैं, जोड़ते जाते हैं। कुमुलेटिव कैसे निकालते हैं, जोड़ते जाते हैं, तो इसको जोड़ते चल जाइएगा, कुमुलेटिव निकल जाएगा। तो यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। 0 से 0 जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा। ठीक है, 0 से 25 जोड़ेंगे, क्रॉस में ऐड करते जाते हैं कुमुलेटिव में, तो 25 से 0 25 हो गया, फिर 25 से 40 65 हो गया, 65 135 200 हो गया, 200 165 365 365 495 कितना हो गया 860 हो गया, 860 140 से 1000 हो गया। तो ये क्या निकल गया आपका कुमुलेटिव निकल गया। ठीक है, अब परसेंटेज कुमुलेटिव निकालिए। परसेंटेज कुमुलेटिव कैसे निकलता है, 2.5 वैल्यू दिया हुआ ना, तो 2.5 और टोटल वेट कितना था ग्राम में इसको बोला था, 1000 से भागा देंगे क्योंकि 1 kg यहाँ पे वेट था इसका। टोटल वेट इसका कितना था 1 kg था, तो उसका में कितना ग्राम हो गया 1000, और 100 से इसको क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं, तो 100 से 100 कटेगा, क्या बचेगा 2.5 बटा 10, यानी कितना हो जाएगा, सॉरी 2.5 नहीं 25 था, एक सेकेंड ये 25 था ना, 2.5 नहीं था 25 था, तो ये कितना हो जाएगा 25 बटा 1000, 2 0 से 2 0 कट गया था, कितना हो गया 2.5। फिर 65 को उसी से भागा दीजिए, 65 को 1000 से जो वेट रहेगा 100 से गुना कीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया 6.5 हो गया, 200 को फिर 1000 से भागा दीजिए और 100 से गुना कर दीजिए 20 आ जाएगा। समझ गए ना, जैसे इधर था वैसे ही इधर था, बस ये ग्राम में था। ठीक है, जैसे कोर्स एग्रीगेट का समझे ना, सेम फाइन एग्रीगेट का होगा। तो ये कितना है, मान लीजिए लास्ट वाला को लेते हैं तो 1000 बटा कितना इसका ग्राम था 1000 गुने 100, तो कितना बचा 100। इसको भी वैसा ही कीजिए, टोटल समेशन परसेंटेज ऑफ कुमुलेटिव कीजिए, 100 से भागा दे दीजिए, यही आपका फाइनेंस मॉडुलस हो जाएगा। एक बार ओवरव्यू कर लीजिए, इसको एक बार ओवरव्यू कर लीजिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन देल रहेगा उसको कुमुलेटिव वेट निकालते हैं। कुमुलेटिव वेट कैसे निकालते हैं, क्रॉस में जोड़ते चल जाते हैं, उसको परसेंटेज भी निकाल दीजिए। परसेंटेज निकालने के लिए एक चीज ध्यान रखना है कि नीचे वेट से भागा देना है। जैसे 0.25 था तो वेट कितना था 10 kg, और ये kg में ही सब वैल्यू निकालने बोला है, तो इसलिए kg में ही भागा देंगे और 100 से गुना कर देंगे, ये परसेंटेज कुमुलेटिव होगा। लेकिन फाइनेंस मॉडुलस तरफ आते थे ग्राम में था, प्रोसीजर सेम ही है, प्रोसीजर सेम ही है, बस एक ग्राम में है तो ग्राम में तो भागा कितना से देंगे, ग्राम में करके कन्वर्ट करके देंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन ग्राम में दे रहे तो ठीक है, केजी में दे रहे तो पहले ग्राम में। तो यहाँ कुमुलेटिव वेट कैसे निकालेंगे, वैसा ही क्रॉस में जोड़ते चल जाइए। उसके बाद 25 है तो 25 बटा टोटल वेट कितना कितना था 1 kg, 1 kg में कितना ग्राम 1000 ग्राम, 100 से गुना कर दीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया, 2.5 बटा 10 यानी हो गया 2.5। इसी तरह से इसको लिखते चल जाइए, इसको भी जोड़ दीजिए परसेंटेज, उसको बाद उसको 100 से क्या कर देंगे, परसेंटेज कुमुलेटिव को ऐड कर दीजिए और 100 से भागा दे दीजिए, तो यही फाइनेंस मॉडुलस निकल जाएगा। आया समझ में, क्लियर है।
चलिए एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा बता दें कि इसमें कभी कभी पूछ देगा ना कि कोर्स एग्रीगेट में कितना फाइन एग्रीगेट ऐड करना है, वो कैसे निकालेंगे। तो एक्स इजकल टू फॉर्मूला लगा दीजिएगा F2 माइनस एफ बटा एफ माइनस F1 इंटू 100। जहां पे F2 क्या है, F क्या है, F1 क्या है, सारा कुछ नीचे लिख दिए। X क्या है, क्वांटिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट एडेड टू द कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, परसेंटेज में। F2 क्या है, फाइनेंस मॉडुलस है किसका, कोर्स एग्रीगेट का। F1 क्या है, फाइनेंस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट। और F क्या है, कितना आपको फाइनेंस मॉडुलस चाहिए, ठीक है। तो ये पुट कर दीजिएगा तो यहाँ क्वांटिटी का वैल्यू निकल जाएगा, कोर्स में कितना फाइन को ऐड करना। तो ये अलग से क्वेश्चन बना सकता है, इसलिए फॉर्मूला दे दिए। तो देखिए, तो क्वेश्चन में दे ले, डिजायर वाला तो दे ले रहेगा, डिजायर वाला तो क्वेश्चन खुद दे देगा। F2 का वैल्यू निकाल लीजिएगा कोर्स एग्रीगेट का, F1 निकाल लीजिएगा फाइन एग्रीगेट का, बस यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हो गया, ठीक है। अब आइए थ्योरी पर चलते हैं। थ्योरी में पहला यहाँ पे है एक्सप्लेन बोगस कंपाउंड। बोगस कंपाउंड के मैराथन में डिस्कस कर दिया गया है, यहाँ पे इसको स्किप करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। व्हाट इज कंपैक्शन, व्हाई इज कंपैक्शन सो इंपॉर्टेंट इन कंक्रीट। कंपैक्शन क्या होता है पहले उसके बारे में जानना है। तो पहले ओवरव्यू बता देते, उसके बाद लाइन पढ़ के बताएंगे। जब आप कंक्रीट मिलाते होंगे, सीमेंट, सैंड, बालू, पानी, ये सब मिलाते होंगे, ठीक है, जिसको हम लोग एक प्रोपोर्शन में मिलाते हैं, ठीक है, उसकी भी चर्चा आगे करेंगे। तो सीमेंट, सैंड और आपका क्या हो गया, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर, ठीक है, कुछ यहाँ पे एडमिक्सचर भी ऐड करते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ वॉइड्स आ जाता है, उसमें कुछ एयर वॉइड्स रह जाता है, ठीक है। तो उसी को रिमूव करने के लिए हम कंपैक्शन करते हैं। जब छत तो ढलाता होगा तो देखते होंगे लकड़ी का पाटा बना हो रहता है, उससे बजाते रहता है, या वाइब्रेटर मशीन लाकर उसको वाइब्रेट करता है ताकि वहां से एयर वॉइड क्या हो, निकल जाए, ठीक है। और एयर वॉइड निकल जाए तो क्या होगा, ये अगर मान लीजिए एयर रह जाता है, सूखने के बाद वहां वॉइड रह जाएगा, वॉइड रह जाएगा तो उसमें पानी चला जाएगा, पानी चला जाएगा तो आपका जो स्टील है, जो रड दिए होंगे, जो छड़ दिए होंगे, वो क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा। जंग लगने का कारण क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, यानी कमजोर हो जाएगा आपका स्ट्रेंथ। तो इसलिए हम कंपैक्शन करते हैं ताकि एयर वॉइड को हम क्या कर सके, निकाल सके, ठीक है। क्लियर है। कंपैक्शन क्या हो गया, एयर वॉइड को रिड्यूस करवाना, हटाना, निकालना क्या कहलाता है, कंपैक्शन कहलाता है। तो आइए पढ़ते हैं कि फ्रेश कंक्रीट ऑलवेज कंटेन एयर, हमेशा फ्रेश कंक्रीट जो बनाते हैं उसमें एयर कंटेन रहता है, ठीक है। एंड अमाउंट वेरी डिपेंड अपॉन द कंसिस्टेंस क्लास, और ये कितना अमाउंट में रहता है, वो कैसा कंसिस्टेंसी है सीमेंट का उस पर डिपेंड करता है, कैसा कंसिस्टेंसी है कंक्रीट का उस पर डिपेंड करता है। तो पहला स्लम्प क्लास S1 में लगभग 20% एयर रहता है, ठीक है। स्लम्प 2 की बात करें तो कितना रहता है, लगभग 5% एयर रहता है, ठीक है। अच्छा, स्लम्प के बारे में जानते हैं ना, स्लम्प पढ़े थे ना, जो हम उसका क्या चेक करते हैं, स्लम्प टेस्ट से वर्केबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। तो उसमें पढ़े होंगे, कुछ वैल्यू पढ़े होंगे, ठीक है, कि कितना वैल्यू रहेगा तो वर्केबल होगा। जैसे आप पढ़े होंगे कि 0 स्लम्प रहता है तो एक्सट्रीमली लो वर्केबल होता है, ठीक है। अगर 0 से 25 रहता है तो उसको वेरी लो वर्केबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 25 से 50 रहता है तो लो हो गया, 50 से 100 हो गया मीडियम बोलते थे, 100 से 175 होता था बोलते थे हाई वर्केबिलिटी है, ठीक है। तो वो स्लम्प पढ़े होंगे तो वहां पे देखे होंगे। तो यहाँ उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बता रहा है कि स्लम्प क्लास 1 है तो कम से कम उसमें कितना 20% तक उसमें रहता है, ठीक है, 20% तक एयर वॉइड्स रहता है। अगर स्लम्प 2 है, 2 क्लास का है तो उसमें 5% एयर रहता है, ठीक है। तो इसी एयर को रिमूव करवाना क्या कहलाएगा, कंपैक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो द पर्पस ऑफ कंपैक्शन इज टू रिमूव दिस अनवांटेड एयर फ्रॉम द फ्रेश कंक्रीट, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि कंपैक्शन कहते हैं जब हम कंक्रीट से एयर को क्या करें, रिमूव करें, ठीक है। बाई रिमूव द एयर, हम लोग क्यों रिमूव करते हैं, तो पहला रीजन है कि अगर 1% एयर रहेगा तो आपका स्ट्रेंथ जो है 5% रिड्यूस कर देगा। अगर उसमें 1% रहा एयर तो 5% आपका क्या कर देगा, स्ट्रेंथ रिड्यूस कर देगा। इसलिए है
दूसरा पॉइंट, एयर वॉइड इंक्रीजेज द परमेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट एंड रिड्यूस द ड्यूरेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन टू द रेनफोर्स। अगर एयर वॉइड का बढ़ जाता है तो उसमें परमेबिलिटी जो है होने लगेगा, यानी पानी सोखने लगेगा। पानी के कारण आपका जो छड़ है वो उसमें जंग लगना स्टार्ट होगा, जंग लगेगा तो आपका जो स्ट्रेंथ है वो कम जाएगा, ड्यूरेबिलिटी कम जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट में आते हैं, द बॉन्ड बिटवीन द कंक्रीट एंड रेनफोर्समेंट विल बी पुअर। जब वहां पे वॉइड बन जाएगा तो जो कंक्रीट और रेनफोर्समेंट के बीच में स्ट्रेंथ होना चाहिए, बॉन्ड होना चाहिए, वो नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें वॉइड है। वॉइड रहेगा तो कहां से स्ट्रेंथ बनेगा? जितना ज्यादा बॉन्ड रहेगा, जितना अच्छा बॉन्ड रहेगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ देगा। ठीक है, तो यही कारण था कंपैक्शन करने का। सीमेंट टेस्ट मैराथन में ऑलरेडी अच्छे से हर पॉइंट को लेकर डिस्कस किया गया है। हाँ, उसमें जो मैराथन है उसके बाद प्ले लिस्ट में नीचे से 2-3 वीडियो देख लीजिएगा। अगर रेगुलर देखना है तो अच्छी बात है, देख लीजिएगा शुरू से ऊपर से, लेकिन मैराथन एक देख लीजिएगा, मैराथन देख लीजिएगा। और मैराथन के बाद नीचे से 3 वीडियो देख लीजिएगा रेगुलर क्लास वाला। ठीक है, क्योंकि हो सके उसका मैराथन में नहीं होगा पार्ट। ठीक है, तो इसलिए वीडियो में नीचे से 3 वीडियो देख लीजिएगा, काफी है। ठीक है, 3 को 2 को देख लीजिएगा, काफी है। सीमेंट टेस्ट एक्सप्लेन इन द फ्लोइंग, तो ये सब तो मैराथन में डिस्कस किया गया है। एक्सप्लेन डिफेक्ट इन कंक्रीट, आपको कंक्रीट में कौन कौन से डिफेक्ट देखने को मिलते हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए बोला गया है। तो ये मैराथन में नहीं है, इसलिए यहीं पे करवाते हैं। पहला फ्रीज थॉ इफेक्ट। वैसे बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही 3 को हम बताएं वही होता है, ब्लिस्टर भी होता है और बहुत सारा होता है। तो हमको जो याद था उसके बारे में लिख दिए, और इतना ही काफी है। जो अभी लिखवा रहे हैं उसको लिख के और देखिए वहां पे कुछ पॉइंट, क्योंकि आप लोग इंजीनियर है, एक दिन में पढ़कर एग्जाम देते हैं, तो कुछ पॉइंट शुरू में सही सही लिखिएगा, उसके बाद बीच में बना दीजिएगा, लास्ट में फिर सही लिख दीजिएगा। ठीक है, तो क्योंकि वहां पे उतना टाइम किसी को नहीं होता पूरा पढ़ने का। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि गलत ही लिखिएगा, बता रहे हैं कि उस केस में जब आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तब ऐसा कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हमको जो पॉइंट यहाँ पे 3-4 डिफेक्ट याद था उस डिफेक्ट के बारे में लिख दिए। फ्रीज थॉ इफेक्ट क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि कंक्रीट जो होता है वो किस में, कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, लेकिन टेंशन में क्या होता है, वीक होता है। जस्ट अपोजिट हम पढ़े रेनफोर्समेंट के बारे, तो रेनफोर्समेंट टेंशन में स्ट्रांग होता है, कंप्रेशन में थोड़ा वीक होता है। ठीक है, तो ये कंक्रीट की बात हो रहा था। कंक्रीट इज वेरी स्ट्रांग इन कंप्रेशन एंड रिलेटिवली वीक इन टेंशन। कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है लेकिन टेंशन में क्या होता है, वीक। इट कैन नॉट ऑफन डज क्रैक। Concrete is also fairly porous and subjected to forces that absorb and the release water. Absorbed water can freeze within the concrete and causes spalling or cracking. जब इसमें जानते हैं कि कंक्रीट कैसा पोरस मटेरियल, नॉन पोरस क्या होता है, जो वाटर को ऑब्जॉर्ब नहीं करता, जैसे ग्लास है। आप लोग टेस्ट करते होंगे तो आपको नॉन पोरस प्लेट दिया जाता होगा। तो जब इसमें पोरस में जब वाटर ऑब्जॉर्ब करेगा तो वहां पे पानी जो वॉइड में रहेगा वो क्या करेगा, फ्रीज करेगा, मतलब जमेगा। जमे के कारण वो क्या हो जाएगा, उसमें क्रैक डेवलप होगा। ठीक है, तो ये पहला डिफेक्ट हो गया। दूसरा हो गया डस्टिंग। इसको हम चॉकिंग के नाम से भी जानते हैं। तो चॉकिंग एक पॉइंट तो लिखा जाएगा कि इसको हम चॉकिंग के नाम से जानते हैं। ये होता क्या है, तो ये ब्लीड वाटर के कारण, इम्प्रॉपर क्यूरिंग के कारण, ए बैड सैंड टू सीमेंट रेशियो के कारण, एक्सपोजर टू द कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण ये डस्टिंग देखने को मिलता है। अब यहाँ पे समझाना है कि ब्लीड वाटर क्या है। ये डस्टिंग जो होता है ब्लीड वाटर के कारण होता है। तो ब्लीड वाटर क्या है, तो जब हम वाइब्रेशन करते हैं, अभी कंपैक्शन पढ़ रहे थे कि कंपैक्शन करते हैं एयर वॉइड्स को हटाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, कंपैक्शन करते हैं एयर वॉइड्स को हटाने के लिए। लेकिन एक्सेस अगर हम वाइब्रेशन कर दे, एक्सेस वाइब्रेशन, कंपैक्शन कर रहे हैं, ज्यादा कंपैक्शन कर दे, तो पानी जो आपका साना हुआ है ना, कंक्रीट बना हुआ है ना, उससे पानी ऊपर आ जाएगा। कंक्रीट, सीमेंट, सैंड, वाटर का जो मिक्सचर है उससे वाटर ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा। वाटर ऐसे आपके घर में मिट्टी गीला रहता होगा तो थप थप आते होंगे तो देखते होंगे पानी ऊपर आ जाता है ना, तो उसी को ब्लीडिंग कहते हैं। तो ब्लीड वाटर के कारण हो जाएगा। इम्प्रॉपर क्यूरिंग, सही से अगर आप क्यूरिंग नहीं किए, बैड सीमेंट रेशियो, बैड सीमेंट रेशियो क्या होता है, सैंड सीमेंट रेशियो, जिसको हम मिक्स करते हैं ना, जिसको एम ऐसे करके आएगा, M10 का वैल्यू क्या होता है, M15 का वैल्यू क्या होता है, M20 का वैल्यू क्या होता है, इस तरह से कुछ वैल्यू होता है।
और कितना कितना वैल्यू होता है वैसे तो आगे लिखे हैं, लेकिन यहाँ M10 है, जैसे मान लीजिए M10 है तो 1:3:6, 1 सीमेंट होना चाहिए, 3 सैंड होना चाहिए और 6 क्या होना चाहिए, एग्रीगेट होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से M15 की बात करें तो 1:2:4 होता है, 1 सीमेंट, 2 सैंड, 4 एग्रीगेट होना चाहिए। कितना है 20 की बात करें तो 1:1.5 कितना होता है, 3 होता है। तो ये सैंड सीमेंट रेशियो हो गया। उसके बाद एक्सपोजर टू कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब आते हैं इफ्लोरोसेंस की बात करते हैं। तो इफ्लोरोसेंस में देखते होंगे आप, सीमेंट जो होता होगा उसके ऊपर कंक्रीट, जब आपका प्लास्टर वगैरह या कंक्रीटिंग वगैरह होता होगा तो वहां पे व्हाइट पैचेज देखने को मिलता होगा। ठीक है, तो व्हाइट पैचेज किसके कारण होता है, तो उसमें जब वाटर के साथ जो सॉल्ट डिजोल्व है उसमें, ठीक है, सोलूबल है, यानी सोडा एंड पोटास, तो वो वाटर धीरे धीरे सरफेस पे आकर वो रिलीज होगा, एवोपरेट हो जाएगा, तो वहां पे व्हाइट पैचेज बन जाता है। ठीक है, तो उसी डिफेक्ट को हम लोग इफ्लोरोसेंस कहते हैं। उसी डिफेक्ट को क्या कहते हैं, इफ्लोरोसेंस कहते हैं। तो इफ्लोरोसेंस इज मोर लाइकली टू फाउंड ऑन कंक्रीट दैट हैज बीन प्लेस फॉर ए व्हाइल कंक्रीट कंटेन वाटर सोलुबल साल्ट एज वाटर फ्रॉम, इसीलिए तो हम जब कंक्रीट बनाते हैं तो पीएच वैल्यू चेक करते हैं वाटर का, और उसके बाद उसमें क्या होता है कि कितना ऑर्गेनिक सॉलिड, सस्पेंड क्या उसको बोलते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड, ये सबको चेक करके ही मिलाते हैं। अच्छा, ये अगर आपको याद है तो बताइए तो पीएच वैल्यू कितना होता है जब हम कंक्रीट मिक्स करते हैं तो 7.2 से 7.6 के बीच में लेते हैं, है ना, याद है। चलिए कोई बात नहीं याद है तो सोलुबल साल्ट एज वाटर फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द कंक्रीट माइग्रेट टू द सरफेस एंड इवोपरेट, तो जब वहां से इवोपरेट होगा तो साल्ट आर डिपोजिट ऑन द सरफेस यूजुअली एज व्हाइट स्टेन। इफ्लोरोसेंस कैन अकर विद द कंक्रीट ब्रिक, कंक्रीट ब्लॉक कंस्ट्रक्शन ईटीसी। ठीक है, ये ब्रिक में भी हम लोग इफ्लोरोसेंस पढ़े थे, सोडा और पोटास के कारण उसमें जो व्हाइट पैचेज हो जाता है, इसे रिमूव करते हैं किसके वजह मदद से, तो एसिड इचिंग के वजह मदद से उसको क्या करते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक्सप्लेन कंपोजिशन ऑफ पेंट, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये चलिए इसके बारे में सीखते हैं कि पेंट में कौन कौन सा कंपोजिशन होता है। तो पहला बेस और बॉडी होता है, फिर दूसरा व्हीकल और बाइंडर, मतलब या तो बेस बोलिए या तो बॉडी बोलिए या व्हीकल या बाइंडर बोलिए। तीसरा होता है पेगमेंट, चौथा होता है थिनर या सोलवेंट, पांचवा होता है ड्रायर और प्लास्टिसाइजर। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। 151 पेज नंबर जो आपको पीडीएफ दिया गया उसमें, इसलिए सोचे कि लिखने में टाइम लग जाएगा तो पीडीएफ में ही इसको आते हैं। कितना था 151, 151। ठीक है, तो 151 में आइए, 151 ले, इसमें तो पीडीएफ में अथी नेमिंग भी नहीं किया हुआ है। एक सेकेंड कहाँ गया, ये है अगले पेज में, एक सेकेंड। पेंट एंड वर्निसेस। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा याद आ गया, इसमें दो चीज और बता देते हैं। इसमें इफ्लोरेसेंस हो गया ना, 2 पॉइंट और बता देते हैं, याद आ गया। देखिए, एक्सप्लेन डिफेक्ट इन कंक्रीट, पहला तो लिख दीजिएगा फ्रीज थॉ इफेक्ट, दूसरा हो गया आपका इफ्लोरोसेंस हो गया, एक आपको और पीछे बताए थे डस्टिंग हो गया, एक 2 और डिफेक्ट बताते हैं। एक हो गया ब्लीडिंग होता है, ये चौथा नंबर में हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये तो मैराथन में भी होगा, मैराथन में भी है ये होगा। ठीक है, ब्लीडिंग। ठीक है, और पांचवा में लिख लीजिएगा आपका सेग्रीग्रेशन। ठीक है, सेग्रीग्रेशन। ठीक है, सेग्रीग्रेशन। तो ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। ब्लीडिंग अभी जस्ट आपको समझा भी रहे थे कि जब हम एक्सेस वाइब्रेशन कर देते हैं, वाइब्रेटर मशीन डालकर एक्सेस वाइब्रेशन कर देते हैं तो पानी ऊपर ऊपर आ जाता है। कहाँ जाता है, पानी ऊपर ऊपर आ जाता है, तो उसको ब्लीडिंग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग। चलिए सेग्रीगेशन के बारे में समझते हैं। जब हम कंक्रीट ले जाते हैं और उसको ऊपर से मतलब कि 1.5 मीटर के हाइट से ऊपर से हम जो मजदूर ले जाता है ना, अथी में करके क्या बोलते हैं उसको, कठौती में लेकर जाता है और कंक्रीट डालता है, तो अगर ज्यादा ऊंचा से देता है ना तो एग्रीगेट अलग हो जाएगा, सीमेंट अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, मतलब अलग अलग हो जाएगा। जो मिक्स था वो क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। तो अलग अलग हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तब उसको बोलते हैं सेग्रीगेशन बोलते हैं। चलिए आप पढ़ते हैं वो क्वेश्चन जो देख रहे थे हम लोग पेंट के बारे में, कंपोजिशन ऑफ पेंट के बारे में पूछा था ना। एक सेकेंड,
कंपोजिशन ऑफ पेंट के बारे में पूछा था। तो कंपोजिशन ऑफ पेंट में कितने तरह के कंपोजिशन हम लोग देख रहे थे? तो पहला था बेस, दूसरा था व्हाइकल, तीसरा था पिगमेंट, चौथा था थिनर और पांचवा था ड्रायर। तो बेस क्या है? तो जिससे इट मेक्स पेंट फिल्म हार्डर एंड रेजिस्टेंट फॉर एब्रेशन, जिसका अगर वैस पेंट का वैसा कंपोजिशन या वैसा भाग जिससे उसके जो फिल्म है यानी उसको लेयर है जो हार्ड बने, जब उस पे अब्रेशन, अब्रेशन मतलब समझते हैं ना, खरोचना, ठीक है, तो उससे वो क्या करे, रेजिस्टेंट करे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेस और बॉडी बोलते हैं। और इसमें क्या हम बोल सकते हैं कि ये जब पेंट सूखेगा तब कोई भी चीज सूखता है तो श्रिंक करता है, सिकुड़ता है। जैसे आप कोई चीज पसारते होंगे धूप में तो सिकुड़ जाता होगा। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल देते हैं, अभी मूली काट दीजिए, मूली काट के उसको धूप में रख दीजिए तो देखिएगा सिकुड़ गया, ठीक है। तो सूखने के बाद श्रिंक करता है, तो उससे भी बचाता है कौन, बॉडी, ठीक है। उसमें और बेस और बॉडी है क्या, तो व्हाइट लीड रहता है, जिंक ऑक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, ठीक है, मेटालिक पाउडर ऑफ एल्युमिनियम, कॉपर, रेड लीड, ठीक है। तो ये सब हो गया, एंटोमोनी व्हाइट हो गया, लिथोफोन, टाइटेनियम व्हाइट, ईटीसी, ठीक है। तो ये सब आपका बेस और बॉडी है, ठीक है। चलिए दूसरा में हम लोग क्या है आपका, व्हाइकल और बाइंडर। व्हाइकल और बाइंडर क्या है, तो एक लिक्विड है, वाइल ये लिक्विड है जिसमें हम बॉडी, पिगमेंट ये सब को सोल्यूबल करते हैं, घोलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, व्हाइकल और बाइंडर कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे आपको, जनरल एग्जांपल से जल्दी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास शरबत बनाना है, आपको नींबू है, ठीक है, और आपके पास चीनी है, ठीक है, चीनी है, और इसमें क्या है, वाटर है। तो किस में आप घोलिएगा, वाटर में घोलिएगा ना, तो वाटर ही आपका क्या है, वाइंडर है, जिसमें आप घोल रहे हैं नींबू और चीनी को। तो इट इज एंड वाइलियर लिक्विड, ये वाइलियर लिक्विड है जिसमें हम बॉडी एंड पिगमेंट कलर देता है, आगे पढ़ने वाले हैं। आर सोल्यूबल, इट्स होल्ड द कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेंट इन सस्पेंशन एंड हेल्प देम द गेट स्पिरिट, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड ड्यूरेबिलिटी, टफनेस एंड वाटर प्रूफनेस। ये हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, ड्यूरेबिलिटी, टिकाऊ, टफनेस एंड वाटर प्रूफनेस करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका व्हाइकल और बाइंडर को, जिसमें क्या क्या रहेगा, एग्जांपल लिंसीड ऑयल हो गया, नट ऑयल हो गया, पॉपी ऑयल हो गया, टंग ऑयल हो गया, बहुत सारा ऑयल रहता है, ठीक है। पिगमेंट की बात करते हैं, तो पिगमेंट हमें क्या कर देता है, कलर देता है। द पिगमेंट प्रोवाइड कलर टू द पेंट एंड इट आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन बाय रिफ्लेक्टिंग डिस्ट्रक्टिव यूवी रेज टू द पेंटेड सरफेस। ये क्या करता है, हमें कलर प्रदान करता है, कलर देता है। जैसे कौन सा मेटल यहाँ पे मिलाएंगे तो कौन सा कलर देगा, उसको भी पढ़ेंगे। तो ये कलर हमें देता है और प्रोटेक्ट करता है यूवी रे से पेंट सरफेस को, ठीक है। तो कौन करता है, पिगमेंट करता है। अगर जिंक ऑक्साइड मिलाइएगा तो व्हाइट कलर, कॉपर सल्फेट ग्रीन कलर, इंडिगो ब्लू कलर, आइवरी ब्लैक, बरेंट साइना ब्राउन, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा कलर है जिसको मिलाने से आपको क्या मिलेगा, कलर मिलेगा, ठीक है, वो पिगमेंट हो गया। थिनर क्या हो गया, जब आप घर में यूज करते होंगे तो गाढ़ा हो जाता हुआ पेंट, तो बोलते होंगे कि थिनर मिला दीजिए, ठीक है। तो दे आर वाइल यूज टू थिन द पेंट, इंक्रीज द स्पीड, दे मेक पेंट ऑफ वर्केबल कंसिस्टेंसी एंड इवेपोरेट ड्यूरिंग ड्राइंग ऑफ पेंट, ठीक है। तो ये थीन करने के लिए, ठीक है, पेंट को थीन करने के लिए मिलाया जाता है, जिसको हम लोग थीनर बोलते हैं। जैसे टर्पेंटाइन ऑयल हो गया, केरोसिन हो गया, स्पिरिट हो गया, नैफ्थ हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ईटीसी, ठीक है। ड्रायर और प्लास्टिसाइजर क्या है, तो ये दीज आर द एडेड टू पेंट व्हेन दे नीड क्यूकेन एंड ड्राइंग ऑफ पेंट। ये जल्दी से सूखने के लिए हम मिलाते हैं क्या, ड्रायर, ठीक है। ऑर्गेनिक जैसे केवाड़ी उवाड़ी में करते हैं तो आते जाते हम लोग को लग जाता है, कपड़ा खराब हो जाता है, ठीक है। तो वो सब में हम लोग ड्रायर यूज करते हैं ताकि क्या हो, जल्दी से सूख सके, ठीक है। चलिए अब क्या था अगला क्वेश्चन, ये तो हो गया एक्सप्लेन कंपोजिशन ऑफ पेंट। अब आते हैं व्हाट डू यू मीन बाई टारगेट स्ट्रेंथ, एक्सप्लेन प्रोसीजर M25 ग्रेड कंक्रीट मिक्स डिजाइन। पहले तो ये समझ लेते हैं टारगेट स्ट्रेंथ है क्या। तो पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक का स्ट्रेंथ पता होना चाहिए कि M25 कितना देता है, 25 मेगापास्कल देता है, उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक का स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बनाते हैं, कंक्रीट मिक्स करते हैं, तो वाटर सही ना होने के कारण, साइट सिलेक्शन के कारण, ठीक है, और कुछ स्किल्ड लेबर ना होने के कारण, बहुत सारा फैक्टर अफेक्टिंग है, ठीक है, जिसके कारण जितना का आप बनाते हैं उतना स्ट्रेंथ नहीं मिल पाता है। यानी आप 25 का बनाएं, M25 का बनाएं, तो आपको 25 मेगापास्कल नहीं मिलेगा, ठीक है।
आपको तो इसके लिए क्या करना है, हमको ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत होता है, ठीक है। ज्यादा स्ट्रेंथ वाला चाहिए तो उसी को हम लोग बोलते हैं टारगेट मीन स्ट्रेंथ, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा, उसके बाद समझाते हैं इसको, एक एग्जांपल भी देंगे। टारगेट मीन स्ट्रेंथ एफएम इज द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मिक्स, दिस वैल्यू इज हायर देन द वैल्यू ऑफ द स्ट्रक्चरल डिजाइनर यूज इन द स्ट्रक्चर डिजाइन। जो आप डिजाइन कर रहे हैं, आपको दिया गया ड्राइंग में कि 25 मेगा पास्कल का यहाँ पे लगाना है, लेकिन आपको 25 नहीं उससे ज्यादा का देना पड़ेगा, उसी को हम लोग टारगेट मीन स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। जितना का लिखा हुआ है उससे ज्यादा देना प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, उससे कम ही दिया जाता है, तो देना चाहिए क्या, ज्यादा, ठीक है। तो ठेकेदार जो होता है, जो टेंडर लेता है, वो कम ही कर देता है, ज्यादा कहां से देगा। दिस मीन इफ द डिजाइन मेंशन इन अ स्ट्रक्चरल ड्राइंग दैट कंक्रीट ग्रेड इज 25 मेगा पास्कल, अगर दिया हुआ है ड्राइंग में तो उसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहेंगे। लेकिन द मिक्स डिजाइन ऑफ कंक्रीट विल नॉट टारगेट 25 एम पास्कल, इंस्टीड इट विल टारगेट हायर वैल्यू। हमें क्या चाहिए, हायर वैल्यू, जिसे हम लोग टारगेट मीन स्ट्रेंथ कहते हैं। उसको निकालने का एक फॉर्मूला आता है टारगेट स्ट्रेंथ को निकालने के लिए, एफ सी के प्लस 1.65 सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक का स्ट्रेंथ हो गया। मान लीजिए M20 का कितना वैल्यू होगा, कैरेक्टरिस्टिक 20 ही होगा, 20 MPa मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर। M25 है तो 25 देगा, M5 है तो 5 देगा, ठीक है, 5 देगा। तो इसको वैल्यू यहाँ पे पुट करना, स्टैंडर्ड डिविएशन देगा तो आपको टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकल जाता है। तो ये वो क्वेश्चन करके देखते हैं एग्जांपल से, ऐसा ही कि इफ टोल्ड यू वी नीड टू डिजाइन कंक्रीट मिक्स विथ 25 मेगा पास्कल कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, वी हैव द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिजल्ट 6 मेगा पास्कल, तो बताइए टारगेट मीन स्ट्रेंथ कितना होगा। तो सिग्मा का वैल्यू दे दिया, 25 मेगा पास्कल दे ले, जिसको हम क्या बोल रहे थे अभी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है। उसको 25 हो गया, सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन 6 हो गया। तो बताइए टारगेट मीन स्ट्रेंथ कितना होगा, तो एफ सीखे प्लस 1.65 इंटू सिग्मा, तो इसका वैल्यू दिल था 25। अगर M25 खाली लिखा रहता तो फिर भी समझते कितना दिल है, 25 मेगा पास्कल ही है, क्योंकि अभी जस्ट समझा रहे थे कि 25 जो कितना स्ट्रेंथ देता है, 25 मेगा पास्कल देता है। M25 कितना देता है, 25 ही देता है। अगर M20 है तो कितना देगा, 20 ही देगा। M15 है तो कितना देगा, 15 देगा। तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा, अगर ऐसे नाम लिख के देगा M25 तो 25 ही रहेगा। 1.65 गुने 6 जो स्टैंडर्ड डिविएशन था, ठीक है, तो वैल्यू आ गया 34.90 मेगा पास्कल। कोई दिक्कत। सीमेंट रेशियो के बारे में लिख दिए M5, एक सीमेंट 5 सैंड और 10 क्या होता है आपका एग्रीगेट होता है। 7.5 कितना होता है, 1 सीमेंट 4 सैंड और 8 एग्रीगेट। उसी तरह से सबका पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इधर वाला पहला सीमेंट रहेगा, दूसरा यहाँ पे क्या रहेगा, सैंड रहेगा, तीसरा आपका एग्रीगेट रहेगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन आ रहा है कि फटीग फेल्यूर क्या है, ठीक है, और आपका डिफरेंस बिटवीन क्रीप एंड फटीग फेल्यूर। उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पे कि मीन स्ट्रेस रेशियो क्या है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है स्ट्रेस करेक्शन क्या है और सोडरबर्ग लाइन क्या है, ठीक है। तो फटीग फेल्यूर जो होता है रिपीटिंग साइक्लिंग लोड के वजह से होता है, ठीक है। साइक्लिक लोड, एक ही जगह बार बार लोड लगाया जा रहा है, उसके कारण जो स्ट्रक्चर में फेल होगा उसे हम फटीग फेल्यूर कहते हैं। तो फटीग फेल्यूर इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ क्रैक ड्यू टू रिपीटेड और साइक्लिक लोड। बार बार एक ही लोड एक ही जगह लगाने से, बार बार लगाने से स्ट्रक्चर में जो फेल होगा उसी के कारण फटीग फेल्यूर होता है। लेकिन क्रीप और फटीग को कोई एक जैसा समझ लेता है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस करने बोला है। तो क्रीप में भी क्या होता है ना कि उसमें कांस्टेंट प्रेशर के कारण, कांस्टेंट स्ट्रेस के कारण उसमें जो डिफॉर्मेशन होगा लॉन्ग टाइम में होता है। क्रीप तुरंत नहीं होता है, बहुत दिन बाद होता है, ठीक है, बहुत दिन बाद होता है। तो क्रीप जो ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस होता है, ठीक है। ये लो टेम्परेचर पे होता है, क्रीप हाई टेम्परेचर पे होता है। तो अभी जो हम बता रहे हैं उस पे सुनिएगा। क्रीप जो है ना कांस्टेंट प्रेशर से एक लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम में जो फेल्यूर आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं। जैसे आपको हम बता दें, ऐसी एग्जांपल देते हैं, ऐसे ही जनरल एग्जांपल देते हैं। आपका हाथ पकड़े और ऐसे खींचे हुए हैं, मतलब जोर से नहीं खींच रहे, खाली खींचे हुए, धीरे धीरे वो ऐसे खिंचाल रहे, बहुत दिन बाद वो खिंचाई के कारण क्या हो जाएगा, कबड़ जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है। और फटीग फेल्यूर क्या हो, बार बार एक ही जगह लोड लगा रहे हैं तो उसके कारण जो फेल्यूर होगा उसको हम लोग बोलते हैं फटीग फेल्यूर। कोई दिक्कत।
चलिए, तो यहाँ पे आप डिफरेंस भी पढ़ सकते हैं। क्रीप इज द स्लो एंड कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन। क्रीप में कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होते रहेगा, बहुत टाइम तक होते रहेगा, स्लो होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्रीप बोलते हैं, यूजुअली एट हाई टेम्परेचर। और फटीग इज द प्रोग्रेसिव एंड लोकलाइज्ड डैमेज ऑफ द मटेरियल अंडर द साइक्लिक और फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, यूजुअली लो और मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग मतलब बार साइकिल, मतलब ऐसे होता है ना, फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। फटीग स्ट्रेस रेशियो क्या होता है, तो विच इज द मिनिमम डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम फटीग स्ट्रेस। जो यहाँ पे इंटू में स्ट्रेस नहीं है, ये ऐसे, अच्छा ये लिख लीजिएगा, ये सिग्मा क्या है, स्ट्रेस है, यानी कि कोई इंटू समझ लिया होगा, ठीक है। एक सेकेंड, इसको इस तरह से लिख लीजिएगा, आप अपने नोट किए होंगे तो इसको ये बगल में करके, इसको सिग्मा क्या है, स्ट्रेस है, ठीक है। तो ये बस इतना ही, आर इजकल टू सिग्मा मिनिमम बटा सिग्मा मैक्सिमम। तो फटीग स्ट्रेस रेशियो क्या हो गया, तो विच इज द मिनिमम डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम फटीग स्ट्रेस, ठीक है। फटीग स्ट्रेस, उसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, फटीग स्ट्रेस रेशियो बोलते हैं। उसके बाद अपना क्या था, एक और था यहाँ पे मीन स्ट्रेस करेक्शन, एक है सोडरबर्ग लाइन, ठीक है। अच्छा, सोडरबर्ग लाइन क्या होता है, तो इसमें जो होता है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल को इंडुरेंस लिमिट ऑफ द कंपोनेंट से मैच करवाते हैं, तो उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडरबर्ग लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो सोडरबर्ग लाइन में कुछ है नहीं, बस यहाँ पे जो आपका यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल है और इंडुरेंस लिमिट ऑफ द कंपोनेंट है, उसके जो लाइन ज्वाइनिंग करते हैं, उसी लाइन ज्वाइनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडरबर्ग लाइन बोलते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, कभी कभी, चलिए, व्हाट इज सीमेंट, टाइप्स ऑफ सीमेंट, ये सब तो मैराथन में है। ये एक्सप्लेन क्यूरिंग कंक्रीट एलाबोरेट, ये भी तो मैराथन में है ही, ठीक है। उसके बाद मोटार टेस्ट मैराथन में है ही, टेस्ट ऑन कंक्रीट मैराथन में ही है। व्हाट इज सीजनिंग, अब सीजनिंग पे आते हैं, ठीक है, सीजनिंग देख लेते हैं, उसके बाद अपना जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। तो चलिए सीजनिंग देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग को क्या है, व्हाट इज सीजनिंग, सीजनिंग देख लेंगे, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आप लोग जाके अपना पढ़ते रहिएगा, ठीक है। इसको रिवाइज कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ नोट्स दिया हुआ है, अपने तरफ से भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थ्योरी है, ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। जो क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले बना लेना है, अच्छे से अच्छे राइटिंग में बना लेना है, और उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको बना के अपना सोच समझ के थोड़ा सा इंजीनियरिंग दिमाग लगाकर और उसको क्या कर देना, लिख देना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अपना सीजनिंग क्या है। तो ये सीजनिंग वाला टॉपिक था, कोई मॉडल पेपर भेजे थे उसमें था, तो इसलिए इस पॉइंट को भी हम कवर कर देते हैं कि सीजनिंग क्या है। तो जब हम टिम्बर पढ़े हैं ना, टिम्बर पढ़े होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाए हैं, और इसमें आपका बिल्डिंग मटेरियल पढ़े थे, ठीक है। तो टिम्बर में मॉइस्चर होता है, ठीक है, उस मॉइस्चर को रिमूव करवाना सीजनिंग कहलाता है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर सो दैट आई कैन नॉट बी अफेक्टेड बाई फंगस, ठीक है। तो इट कैन नॉट बी अफेक्टेड बाई फंगस। जब हम आपके पास जो पेड़ है, जो आप काट के लाते होंगे पेड़, उसमें देखते होंगे मॉइस्चर रहता है, उसको सुखा देते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली धूप में नहीं सुखाना होता है, उससे मॉइस्चर धीरे धीरे रिड्यूस करवाना होता है, ठीक है। तब उसमें जब क्या बोलते हैं उसको, मॉइस्चर कंटेंट नहीं रहेगा, तो उसमें फंगस लगने का जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। फंगस किसको बोलते हैं, जैसे आपके घर में टेबल कुर्सी होगा तो देखते होंगे उसमें छोटा छोटा होल हो जाता है, पाउडर फॉर्म निकलते रहता है, अब किट 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 करके आवाज होते रहता है, ठीक है। तो वो सब किसके कारण हुआ है, मॉइस्चर कंटेंट के कारण हुआ है, उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट था, उसके कारण उसमें फंगस अटैक कर चुका है, ठीक है। तो बहुत सारा हम लोग जब टिम्बर पढ़ते हैं तो वहां पे डिफेक्ट, अगर इसमें भी आपको जैसे सिलेबस में टिम्बर है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो WMP करके मैराथन होगा या रेगुलर क्लास होगा, वहां पे जाके टिम्बर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वहां पे टिम्बर जाके पढ़ लीजिएगा। WMP पढ़े होंगे ना आप फर्स्ट सेमेस्टर में, अगर सिविल थे तो सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े होंगे, ठीक है। तो सेकेंड सेमेस्टर में तो वहाँ पे आपको राजीव पाठशाला यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, WMP का। तो वहाँ पे जाके टिम्बर पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। तो टिम्बर के बारे में वहाँ पे उसमें भी WMP में भी टिम्बर पढ़ना था, तो इसी नोट से हम वहाँ पे पढ़ा दिए थे, ठीक है, टिम्बर। तो जाके एक बार देख लीजिएगा टिम्बर को। तो ये सीजनिंग, तो क्या बोलते हैं वहाँ से मॉइस्चर कंटेंट निकालना, ठीक है, क्या कहलाता है, सीजनिंग कहलाता है।
और जो वेल सीजन टिम्बर हो, यानी अच्छे से सीजनिंग कब कहा जाता है, जब 12% से अगर मॉइस्चर ज्यादा रहा तो बोलते हैं अच्छा नहीं है, अगर कम है तो बोलेंगे ठीक है। ठीक है, मतलब आप एक पेड़ ले लीजिए, इसमें पानी, इसका वजन मान लीजिए कि 10 केजी है। ठीक है, 10 केजी है, तब 12% कितना होगा, तो 12% यानी 0.12 होगा। 10 केजी का 12% निकाल लीजिएगा, कितना हो जाएगा, 1.2 केजी हो जाएगा। मतलब उतना उसमें वाटर है, वाटर मॉइस्चर कंटेंट जो है 12% से अगर ज्यादा होता है तब वो आपका सही नहीं है। 12% से कम मॉइस्चर है, जिसे 10 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, कम रहेगा तो अच्छा, लेकिन जीरो भी नहीं होना चाहिए। जीरो होने के कारण उसमें टिम्बर में डिफेक्ट देखने को मिलता था। ठीक है, तो ये सब कवर किए हैं WMP वाला में, जाके एक बार पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी हम यहाँ पे एक बार शुरुआत से चलते ही हैं। ठीक है, वहां पे शुरू से स्टार्टिंग से टिम्बर के बारे में पढ़ाया गया है, तो जाके देख ही लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो सीजनिंग क्या समझे कि मॉइस्चर कंटेंट को निकालना। मॉइस्चर कंटेंट मतलब पानी, पानी की मात्रा उसमें, मॉइस्चर कंटेंट निकालना, रिमूव करवाना टिम्बर से, क्या कहलाता है, सीजनिंग कहलाता है। क्यों किया जाता है रिमूव, ताकि उस पर फंगस अफेक्ट ना करे। ठीक है, अब बेल सीजन कब कहा जाता है, नोट कंटेन मॉइस्चर कंटेंट जो है मोर देन 12% हो, नोट लगा हुआ है। ठीक है, मतलब 12% से ज्यादा ना हो, तब उसको हम बेल सीजन टिम्बर कहते हैं। कितने प्रकार का होता है, नेचुरल सीजनिंग होता है, आर्टिफिशियल सीजनिंग होता है। नेचुरल में दो तरह का, सर्कुलर ऑफ एयर है, वाटर सीजनिंग है। अब कोई सोच रहा होगा सर वाटर ही निकालना है, वाटर सीजनिंग क्यों करते हैं, तो एक सैप होता है, पेड़ देखे होंगे तब पेड़ को छील देते होंगे ना, तो यहां से देखिएगा इस तरह से जमा हो जाता है, गोंद जैसा है ना, लिक्विड जैसा बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसके अंदर सैप होता है, तो उस सैप ना वाटर को क्या करता है ना, वाटर में जब डाल देते, देखते होंगे नदी उदी में पेड़ उड़ डाला रहता होगा। ठीक है, तो आपको लगता होगा फेंक दिया, फेंक नहीं दिया, सीजनिंग कर रहा है। तो वाटर के जो फ्लो होता है ना, उसके वजह से इसके अंदर से सैप बाहर निकल जाता है। सैप बाहर निकल जाता है, उसके बाद लाके, उसके बाद उसको सर्कुलर ऑफ एयर में बॉइलिंग, किल्निंग, सीजनिंग करके उसको क्या कर दिया जाता है, सीजनिंग कर दिया जाता है, यानी मॉइस्चर कंटेंट बाहर निकाल दिया जाता है। तो सर्कुलेशन ऑफ एयर, जिसको हम क्या करते हैं, जनरली एक घर जैसा बना देते हैं, खाली ऊपर से छाड़ देते हैं, नीचे खाली पिलर दे देते हैं। ठीक है, यानी लकड़ी उकड़ी का इस तरह से बना हुआ देखे होंगे। ठीक है, लकड़ी उकड़ी का इस तरह से बना हुआ रहता है, इसी में पेड़ सजा सजा के, सरिया सरिया के रख देते हैं। हवा के कारण धीरे धीरे मॉइस्चर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। बॉइलिंग क्या हो गया, तो स्टीम से सीजनिंग करते हैं। किल्न सीजनिंग हो गया, टेम्परेचर, और केमिकल सीजनिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग हो गया। तो ये सब बहुत सारा प्रोसेस है, बारी बारी से थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। नेचुरल सीजनिंग क्या है, तो दिस सीजनिंग इज कैरीड आउट इन शेड विद द अबाउट 300 mm हाई प्लेटफॉर्म टेकन एज इंश्योर सुटेबल एयर सर्कुलेशन मींस अवेलेबल अराउंड टिम्बर लॉग्स। क्या करते हैं, इस तरह से हम बना देते हैं, आसपास घर उड़ देखिए सब है, पेड़ उड़ है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, ये आपका लोगो नहीं, यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए, प्लेटफॉर्म है जो 300 mm का, ऐसे हम लोग ब्लॉक डाल डाल के ऊपर टिम्बर सजा देते हैं, ताकि हवा आसपास करे। एक के पर सजा दीजिएगा तो नीचे गुमा से जाएगा, खराब हो जाएगा। तो थोड़ा बीच बीच में खाली रहने दीजिएगा, तब ना इससे हवा, एयर क्या करेगा, आएगा जाएगा, तो आपका टिम्बर क्या होगा, सीजनिंग होगा टिम्बर में। वाटर सीजनिंग क्या होता है, फ्लो ऑफ डायरेक्शन में हम क्या कर देते हैं, लकड़ी को डाल देते हैं, और फ्लो ऑफ डायरेक्शन के कारण क्या होता है, सैप बाहर निकल जाता है। तो वाटर सीजनिंग, इन दिस सीजनिंग टिम्बर लॉग आर प्लेस्ड इनसाइड द फ्लोइंग वाटर सच दैट द एंड ऑफ द टिम्बर pointing upstream as water enter the sap get washed within 3 to 4 week। 3 से 4 सप्ताह हमें सैप उससे क्या हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद उसको हम एयर सीजनिंग कर देते हैं, देखिए इस तरह से। ठीक है, चलिए, आर्टिफिशियल, ये सब नेचुरल हो गया, अभी दोनों पढ़े जाए। आर्टिफिशियल में बॉइलिंग सीजनिंग कर दीजिए। इन दिस मेथड टिम्बर इज इमर्स्ड इन स्टीम, हम उसको स्टीम में यानी भाप में 3 से 4 आवर के लिए डाल देते हैं, उसके बाद उसको स्लोली ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। दिस मेथड ऑफ सीजनिंग इज फास्ट बट कॉस्टली, ये फास्ट है बट कॉस्टली है। रिड्यूस द स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर, ये इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर को रिड्यूस करता है, साथ में स्ट्रेंथ भी रिड्यूस कर देता है। किल्न सीजनिंग क्या है, तो इट इज एन एयर टाइट चैम्बर, इसको एयर टाइट चैम्बर में रख के इसमें 35 से 38 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देते हैं। ठीक है, तब उसके कारण क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ग्रेजुअली रिड्यूस, वहां का जो ह्यूमिडिटी है वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा, और ये लकड़ी से जो ह्यूमिडिटी है उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको धीरे धीरे टानेगा। ठीक है, गर्म हवा के कारण, तब उसको हम लोग बोलते हैं आपका किल्न सीजनिंग। ठीक है,
चलिए अब आते हैं केमिकल सीजनिंग। इन दिस मेथड टिम्बर इज डीप इन द सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाल देते हैं, उसके बाद किल्न सीजनिंग कर देते हैं, ठीक है, तो जल्दी हो जाता है। तो ये हो गया आपका केमिकल। इलेक्ट्रिकल सीजनिंग क्या हो गया कि इसमें हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी, एसी करंट के फ्रीक्वेंसी को पास करवाते हैं, ठीक है, तो उसके वजह से प्रोसेस होता होगा, ये तो नहीं देखे इलेक्ट्रिकल सीजनिंग का भी, ठीक है, तो उसके कारण उसमें क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस होता है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल सीजनिंग हो गया, ठीक है, तो ये सब हो गया आपका। दिस मेथड ऑफ सीजनिंग वेरी कॉस्टली एंड जनरली अडॉप्टेड इन प्लाईवुड इंडस्ट्री एंड आल्सो फास्ट मेथड। ये फास्ट मेथड है और ये जनरली प्लाईवुड के लिए यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल सीजनिंग, ठीक है, तो ये आपका सीजनिंग था। और अगर आप टिम्बर के बारे में एक्स्ट्रा देखना चाहते हैं तो आप WMP के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है, टिम्बर के बारे में सीख सकते हैं वहां पे। तो चलिए ये आपका अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। बाकी मैराथन देख ही लिए होंगे, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा ही दिए। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वीडियो देख लेना है, फिर PYQ कर लेना है, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना है। मैराथन तो देख ही चुके होंगे, ठीक है, उसके बाद आपका टाइम बचे तो रेगुलर क्लास भी देख लीजिएगा, वहां पे और डिटेल से डिस्कस किया गया होगा। साथ में वहां पे आप आंसर क्वेश्चन भी करते जाएंगे अगर एक बार मैराथन देखे रहेंगे तो, ठीक है। तो इस तरह से अपना प्रक्रिया पूरा कीजिए। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अपलोड कर देंगे, उसके बाद टॉस का भी करवा देंगे। 3 एग्जाम बच रहा है, किसी तरह से इसको पार लगाइए, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।